अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और सवाल किया, फिर आपने घर के अंदर क्या तमाशा देखा? बता तो दिया है, वो बेजारी से बोली। जब मैं घर पहुंची तो मेरी बच्ची की इज्जत का जनाजा उठ चुका था और ये उजड़ी पुजड़ी ज़ारो कतार रो रही थी और बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। इतना कहकर वो खामोश हुई तो मैंने पूछा, वकुआ की रात जब आप घर पहुंची तो आपने घर के अंदर से मजलूम शाहिदा की चीख पुकार तो सुनी होगी। चीख पुकार सुनकर ही तो मैं तेज़ी से अंदर की तरफ भागी थी। वो जल्दी से बोली, शाहिदा मदद के लिए पुकार रही थी। आप मजलूम की पुकार पर दौड़ते हुए मुलजिम के कमरे में पहुंच गईं। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन इस वक्त तक आपके बयान के मुताबिक मुलजिम अपने मजमूम मकासद की तकमील कर चुका था। फिर आपके शोर मचाने पर महल्ले वाले भी वहां जमा हो गए थे, जिनमें से 2 अफराद इस्तगासा के गवाह की हैसियत से बयान भी दे चुके हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तायदी अंदाज में बोली। ऐसा ही हुआ था। वकुआ की रात आप मंजूर कॉलोनी से वापस आईं। घर पहुंचकर आपको पता चला कि मजलूम शाहिदा किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। वो मदद के लिए पुकार भी रही थी। आपने आओ देखा न ताओ दौड़ते हुए सीधी इस कमरे में पहुंच गई जहां आपके बकौल मुलजिम ने आपकी बेटी की इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। मैंने रफ्ता रफ्ता अपने मकसद की तरफ बढ़ते हुए जिरा का सिलसिला जारी रखा। घर के मेन गेट से जाए वकुआ यानी मुलजिम के कमरे तक रसाई हासिल करने में आपको किसी दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ा था? जी बिल्कुल नहीं, वो मजबूत लहजे में बोली। मैं किसी परिंदे की तरह उड़कर पलक झपकते में वहां पहुंच गई थी। मैंने जज की सिमत देखते हुए मौतबाना लहजे में कहा, जनाब अली, इस्तगासा की मोसिस गवाह के बयान में शामिल इस नुक्ते को ख़ास तौर पर नोट किया जाए कि ये वकुआ की रात मजलूम की पुकार बल्कि फरियाद पर किसी परिंदे के मानिंद उड़कर सीधी इस कमरे में जा पहुंची थी जहां इस्तगासा के मुताबिक मुलजिम ने मजलूम शाहिदा को मुजरिमाना हमले का शिकार किया था। मेरी इस स्पेशल इस्तदा पर वकील इस्तगासा और सलमा बड़ी अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगे। मैंने इनकी नज़रों को नज़रअंदाज करके सलमा की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आपकी बेटी मजलूम शाहिदा बीबी को झूठ बोलने की आदत है? नहीं, नहीं तो? इस इस्तफसार पर वो गड़बड़ा गई। इसके साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है, इसमें किसी गलत बयानी का हाथ नहीं। इसकी फरियाद का एक एक लफ्ज़ सच में डूबा हुआ है। मैंने एक अमूमी आदत की बात की थी, मैंने सरसरी लहजे में कहा। आपने मेरे इस्तफसार को ज़ेरे समात कैसे जोड़ डाला है? मम, मेरे कहने का मतलब ये था कि शाहिदा झूठ नहीं बोलती, फिर ये मर्ज़ आपको लाहक होगा। क्या मतलब है आपका? वो उलझनज़दा नज़र से मुझे तकने लगी। मतलब ये कि मैंने वजाहत करते हुए कहा कि फिर झूठ बोलना आपकी घुट्टी में शामिल होगा। हरगिज़ नहीं, वो कतईयत से बोली। ये बुरी आदत हम माँ बेटी दोनों में नहीं है। इंसान अपने किसी जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोलता है। हमने कुछ नहीं किया। जब हमारा किरदार हमारे हाथ साफ हैं तो फिर हमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ सलमा बेगम। मैंने ये जुमला बड़े वसूख अंदाज में अदा किया था, लेकिन चूंकि सलमा को मुझसे ऐसी बात की तवक्को नहीं थी, लिहाजा वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी। मैंने इसके ताज़गी ठंडे करने की गर्ज से कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ सलमा बेगम कि इंसान अपने किसी जुर्म को छुपाने के लिए झूठ और तरफ़गोई का सहारा लेता है। अब मुझे मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने ये हकीकत मुनकशिफ करता है कि अगर मजलूम शाहिदा ने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर इसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसने कौन सा झूठ बोला है? सलमा ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखने लगी। गुज़िश्ता पेशी पर मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, मेरे सवाल के जवाब में मजलूम शाहिदा बीवी ने खुद पर बीतने वाली क़यामत का अहवाल बयान करते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू इस हकीकत का एतराफ़ किया था कि जब वो चाय के बर्तनों वाली खाली ट्रे किचन में रखकर मुलजिम की बात सुनने के लिए इसके कमरे में पहुंची तो मुलजिम ने निहायत होशियारी के साथ इसे बेड पर गिराकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था। अगर दरवाज़ा खुला होता या मजलूम उसे खोल सकने की पोजीशन में होती तो वो यकीनन अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करती, लेकिन अब
میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنے مدلل بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اب استغاثہ کی سب سے معتبر گواہ سلمیٰ بیگم بتا رہی ہے کہ جب اس نے مظلوم شاہدہ کی چیخ و پکار سنی تو وہ کسی پرندے کی طرح اڑ کر پلک جھپکتے میں ملزم کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ اسے گھر کے مین گیٹ سے جائے وقوع تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، جبکہ مظلوم کا دعویٰ ہے کہ اس کی تباہی اور بربادی کمرے کے لاک دروازے کے پیچھے عمل میں آئی تھی۔ وہ شاید میں بھول رہی ہوں، وہ بے حد گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولی۔ جب میں نے شاہدہ کی چیخیں سنی تھیں تو میں اندھا دھند اندر کی جانب دوڑ پڑی تھی۔ وہ بگڑی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، دروازہ واقعی لاک تھا، میں نے جب وہ دروازہ پیٹ ڈالا تو شاہدہ نے کھولا تھا۔ شاہدہ نے یا ریحان نے؟ شاہدہ نے۔ مظلوم شاہدہ بیوی تو کمرے کے اندر لاچار اور بے بس تھی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ یہ کام کس طرح کر سکتی تھی؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ میں نے اسے مکمل طور پر چت کرنے کے لیے دوسری سمت سے حملہ کیا۔ سلمیٰ بیگم، کیا یہ درست ہے کہ ملزم کو آپ ماں بیٹی دونوں کے کردار پر شک تھا؟ کوئی ایسا ویسا شک؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی، اس شکی آدمی کا بس چلتا تو ہمیں گھر میں تالا بند کر کے ہی باہر نکلتا یا کسی جیل میں سڑوا دیتا۔ تالا بند کرنے کی بات تو شاید ہوئی بھی تھی۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اسے گھسنا شروع کیا اور اس پہ ملزم کا یقیناً بس بھی چلتا تھا۔ ہاں، یہ کئی بار ایسی بات کر چکا تھا۔ وہ ملزم کی طرف ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولی، وقوع سے کتنا عرصہ پہلے ملزم کو آپ ماں بیٹی کے کردار پر شبہ ہوا تھا؟ کوئی 4 ماہ پہلے۔ اس شک کی وجہ؟ محلے والوں نے ہمارے خلاف اس کے کان بھر دیے تھے، سلمیٰ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور میں سمجھتی ہوں اس لگائی بجھائی میں اس کی آپا کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے۔ آپا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کون آپا؟ اس کی بڑی بہن۔ وہ ملزم ریحان کی طرف دیکھتے ہوئے بیزاری سے بولی، خود تو بیوہ ہو کر بیٹھ گئی ہے اور چاہتی ہے کہ دوسرے بھی سکون کی سانس نہ لیں۔ اس کا واضح اشارہ مسز سفیان کی جانب تھا۔ ریحان کا کیس مسز سفیان ہی کے توسط سے مجھ تک پہنچا تھا۔ میں سلمیٰ کو جس ڈھب پر لانا چاہتا تھا رفتہ رفتہ وہ ادھر ہی کا رخ کر رہی تھی۔ میں نے بڑے انجان پن سے پوچھا، عطیہ بیگم کو آپ سے کیا دشمنی تھی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ہم نے تو کبھی اس کی مرغی بھی چوری نہیں کی۔ ویسے یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ریحان کی مجھ سے شادی سے خوش نہیں تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ وقوع سے چند روز پہلے بھی ملزم نے آپ ماں بیٹی دونوں کے ساتھ شدید نوعیت کا جھگڑا کیا تھا؟ میں نے اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ جی یہ درست ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جھگڑے کا سبب وہی تھا، آپ دونوں کے کردار پر شک؟ جی ہاں۔ اس رات ملزم نے 2 آپشنز کا بھی ذکر کیا تھا۔ ایسی باتیں تو یہ اٹھتے بیٹھتے کرتا ہی رہتا تھا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے کی نہیں، میں اس رات کی بات کر رہا ہوں جس کے چند روز بعد یہ وقوع پیش آیا تھا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اس رات بھی 2 آپشنز کی بات ہوئی تھی، اس نے تصدیق کر دی، اور ملزم نے اس بات پر زور دیا تھا کہ آپشنز استعمال کرنے کی نوبت آ ہی گئی تو وہ سیکنڈ آپشن کو منتخب کرنا پسند کرے گا، ہے نا؟ جی ہاں، اس نے یہی دھمکی دی تھی، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ یعنی وہ آپ ماں بیٹی کو گھر میں تالا بند کرنے کے بجائے اپنی زندگی ہی سے الگ کر دے گا۔ میں نے تائید طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک بار پھر گردن کو اسپاتی جنبش دی۔ میں نے اپنے سوالات میں ایک دم تیزی لاتے ہوئے پوچھا، ملزم آپ لوگوں کو کردار کے حوالے سے اٹھتے بیٹھتے نشانہ تو بناتا ہی رہتا تھا، لیکن وقوع سے چند روز پہلے جو فساد عظیم ہوا اس میں ملزم نے کسی خاص شخص کا نام لے کر استفسار کیا تھا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اکتاہٹ آمیز انداز میں بولی۔ کیا ملزم نے سفتر نامی کسی شخص کا حوالہ نہیں دیا تھا؟ میں نے وٹنس باکس میں کھڑی ہوئی سلمیٰ بیگم کو گھورا، جو ادھر محمود آباد میں رہتا ہے۔ اس شخص کا کردار اور چال چلن اچھا نہیں۔ ملزم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ سفتر محمود آباد سے ملنے کیوں جاتی ہیں؟ ہاں ہاں، ایسی کوئی بات ہوئی تو تھی۔ شکر ہے آپ کی یادداشت نے واپسی کا ٹکٹ تو کٹوایا، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ورنہ بڑی گڑبڑ ہو جاتی۔ وہ کوئی سوال کیے بغیر خاموشی سے مجھے دیکھتی چلی گئی۔ میں نے بڑی سرعت سے اپنے ہدف کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا، سلمیٰ بیگم، آپ نے ملزم کے کڑے استفسار کے جواب میں 2 ٹوک الفاظ میں اس پر واضح کر دیا تھا کہ آپ غفور نامی کسی شخص سے واقف ہیں اور نہ ہی ملتی ہیں۔ جو حقیقت تھی وہ میں نے واضح کر دی۔
मुलजिम ने दावा किया था कि उसके पास इस सिलसिले का कोई ठोस सबूत भी मौजूद है। मैंने सवालिया नज़र से सलमा की जानिब देखा। सिर्फ दावा किया था, सबूत पेश नहीं किया था। वो बड़े एतमाद से बोली। सबूत पेश न करने की वजह? झूठ। वह ठोस लहजे में बोली। इसका दावा झूठा था। अगर वाकई इसके पास कोई सबूत होता तो ये इसे इस्तेमाल करने में ज़रा देर न लगाता। आपका अंदाज़ा गलत है सलमा बेगम, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं कुछ समझी नहीं। वो चौंक कर मुझे देखने लगी। मेरा कौन सा अंदाज़ा मुलजिम के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत होने का या इस्तेमाल ना करने का? मेरा इशारा सबूत की तरफ है। आप ये कहना चाहते हैं कि इसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत था? जी हाँ, मेरा यही मतलब है, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो उलझन ज़दा अंदाज में बोली। तो फिर इसने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? शायद ये मेरी आमद का इंतज़ार कर रहा था। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने वजाहत करते हुए कहा, ये मेरे तवज्जुह से वो ठोस सबूत सामने लाना चाहता था। तो वो सबूत आपके पास है? बिल्कुल, मेरे पास है। आप इस सबूत को कब सामने लाएंगे? अभी और इसी वक्त। वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी। मैंने अपने ब्रीफ केस में से एक सफ़ेद लिफाफा बरामद किया और विटनेस बॉक्स के करीब आकर सलमा की जानिब देखते हुए कहा, इस लिफाफे में 2 तस्वीरें हैं। एक में सफदर अकेला ही नज़र आ रहा है और दूसरी तस्वीर में आप भी सफदर के साथ मौजूद हैं। अगर आप किसी सफदर को नहीं जानती तो फिर इसके साथ तस्वीर खिंचवाने की क्या तुक बनती है? लाइन दिखाएं, वो इस्तरारी लहजे में बोली। मैं भी तो देखूं कि आप क्या बकवास कर रहे हैं। मैं अपने मकसद के हुसूल के लिए रफ्ता रफ्ता इस खेल के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका था। लिहाजा सलमा की किसी बदअखलाकी या एतराज़ पर खड़ी करके मैं कोई बदमज़गी खड़ी नहीं करना चाहता था। मगर जज ने सलमा के रिमार्क्स को फ़ौरन नोट किया। ना सिर्फ नोट किया बल्कि उसे कड़ी तंबीह भी की। सलमा बेगम, लैंग्वेज प्लीज़, वरना मैं आपको तौहीन अदालत के केस में जेल भी भिजवा सकता हूँ। फिर वो मेरी जानिब देखते हुए बोला, बेग साहब आप जरा जारी रखें। मैंने इस्तगासा की गवाह की जानिब देखते हुए कहा, सलमा बेगम, पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें सफदर नामी वो गुंडा अकेला नज़र आ रहा है। अगर आपने इस तस्वीर को पहचानने से इनकार कर दिया तो फिर मैं आपकी खिदमत में दूसरी तस्वीर पेश करूंगा ताकि आपके पास इनकार की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे, क्योंकि दूसरी तस्वीर में इस गुंडे ओबाश सफदर के साथ आप भी दिखाई देंगी। कारीन, ये मेरे ड्रामे का क्लाइमेक्स था जिसके बारे में आप समेत कोई भी नहीं जानता था। मैंने सफ़ेद लिफाफे में से एक तस्वीर इतनी एहतियात के साथ बरामद की कि इसे विटनेस बॉक्स में खड़ी सलमा बेगम के सिवा और कोई न देख सके। अदालत के कमरे में इस वक्त सन्नाटे का राज था। वो अल्फ्रेड हिचकॉक की किसी फिल्म का सीन मालूम होता था। वकील इस्तगासा ऐसी नज़र से मुझे देख रहा था जैसे मैंने लिफाफे में से कोई तस्वीर नहीं बल्कि पिटारी में से कोई सांप बरामद किया हो। मैंने मज़कूरा तस्वीर सलमा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह सख्तर बदमाश की तस्वीर है, क्या आप इसे जानती हैं? तस्वीर पर निगाह पड़ते ही इसे एक झटका सा लगा। अगले ही लम्हे इसकी आंखों और चेहरे पर शनासाई के तासुरात पैदा हुए। इससे अगले ही लम्हे पर उसने खुद को संभाल लिया और बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, मैं इस बंदे को नहीं जानती। अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब दे रही हैं ना? हाँ हाँ, वो झुरझुरी लेते हुए बोली, मैं वाकई इस बंदे को नहीं जानती। रेहान ने आपको बिल्कुल गलत बताया है। मैंने पहली मर्तबा इसे देखा है, मेरा मतलब है कि इसकी तस्वीर को देखा है। द डर्टी गेम इज़ अप। मैंने फातिहाना अंदाज में वकील इस्तगासा की तरफ देखा, फिर सलमा के हाथ से तस्वीर लेकर जज की जानिब मुड़ा और कहा, जनाब अली, मैं अपने मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने में कामयाब हो गया हूँ। वो किस तरह? जज के मुँह से बेसाख्ता निकला। बेग साहब, आप इस्तगासा की गवाह को दूसरी तस्वीर नहीं दिखाएंगे? इसकी अब ज़रूरत नहीं रही, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, बल्कि मेरे पास कोई दूसरी तस्वीर है ही नहीं। बेग साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जज की हैरत दीदनी थी। वो जो आपने दूसरी तस्वीर का जिक्र किया था वो क्या हुई? वो जिसमें आपके बकौल सफदर और इस्तगासा की गवाह सलमा बेगम एक साथ नज़र आ रहे थे। जनाब अली, मैंने अर्ज़ किया है ना, ऐसी कोई तस्वीर सिरे से है ही नहीं। मैंने ये सारा खटरा इस्तगासा की मोअज़्ज़िज़ गवाह को घेरने के लिए फैलाया था और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसमें कामयाब रहा हूँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी कामयाबी की कुंजी सफदर गुंडे की तस्वीर है? जज की हैरत दो चंद हो गई। ऑफ कोर्स योर ऑनर, मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा, यह तस्वीर आप भी मुलाहिजा कीजिए।
फिर मैंने वकील इस्तगासा की नज़र बचाकर मज़कूरा तस्वीर जज की जानिब बढ़ा दी। इस तस्वीर को देखते ही जज गोया अपनी कुर्सी पर उछल पड़ा। उसने बड़ी सूरत के साथ अपने सामने मेज़ पर फैले हुए कागजात को छेड़ा और इनके नीचे से शाहिदा बीवी के बाप कादिर की तस्वीर को बरामद कर लिया। फिर वो गुलाम कादिर और सफदर की तस्वीर को पहलू ब पहलू रखकर बड़ी सनसनीखेज़ी से इसका जायज़ा लेने लगा। चंद सेकंड के जायजे के बाद वो मेरी जानिब देखते हुए हैरत भरे लहजे में बोला, बेग साहब, ये तो एक ही शख्स की दो एक जैसी तस्वीर हैं। यस योर ऑनर, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। जज ने पूछा, कौन है ये शख्स? जनाब आली, मैंने बड़े रसान से कहा, थोड़ी देर पहले मजलूम शाहिदा मोसिस अदालत के रूबरू इस शख्स को अपने सगे बाप कादिर की हैसियत से पहचान चुकी है। इसकी शनाख्त पर शक की गुंजाइश मुमकिन नहीं। फिर सलमा बेगम अपने साबिक शौहर को पहचानने से क्यों इनकारी है? ताकि सफदर का पर्दा चाक ना हो। सफदर का कादिर से क्या ताल्लुक है? एक शख्सियत दो नाम, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। बेग साहब, इस नुक्ते की वजाहत करें। इस नुक्ते की वजाहत सलमा बेगम की ज़बानी हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सलमा बेगम, जज ने इस्तगासा की सबसे मोअज़्ज़िज़ गवाह को मुखातिब करते हुए कहा, नहायत ही आसान अल्फाज में इस अमर की वजाहत करो कि तुमने अपने साबिक शौहर कादिर को पहचानने से क्यों इनकार किया, और मोअज़्ज़िज़ अदालत ये भी जानना चाहती है कि तुम्हारे साबिक शौहर कादिर और सफदर गुंडे से में क्या ताल्लुक है। इधर जज की बात ख़त्म हुई, उधर सलमा बेगम पप पप पानी का नारा लगाते हुए कटहरे के फर्श पर ढेर हो गई। इसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। सलमा बेगम के पास फरार का कोई रास्ता नहीं बचा था, लिहाजा आइंदा पेशी पर उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। सलमा ने अपने इकबाली बयान में जो तफसील सुनाई वो बहुत हैरत अंगेज़ और सनसनीखेज़ थी। मैं यहाँ पर इसका खुलासा पेश करूँगा। कादिर और सफदर एक ही शख्सियत के दो नाम थे। शाहिदा इस शख्स को सिर्फ कादिर के नाम से जानती थी और इसे अपना बाप मानती थी, जबकि इसने तस्वीर देखते ही इसे अपने बाप की हैसियत से शनाख्त कर लिया था। जबकि सलमा को यही तस्वीर मैंने सफदर की शनाख्त के हवाले से दिखाई थी और इसने फ़ौरन इनकार कर दिया था, क्योंकि अगर वो सफदर को शनाख्त कर लेती तो फिर बाकी की कहानी भी खुल जाना थी। सफदर एक इख्तियार किया हुआ नाम था, वरना दर हकीकत ये शख्स सलमा का साबिक शौहर कादिर ही था। मेरे इस वजाहती बयान से यकीनन आपका जहन भी उलझ रहा होगा, लिहाजा मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ। ये ठीक है कि कादिर एक बदमाश और गुंडा टाइप शख्स था। सलमा शुरू ही से चक्करबाजियों की माहिर थी, लिहाजा कादिर इससे मारपीट करता रहता था, जिसका नतीजा ये निकला कि कादिर ने इसे तलाक दे दी। खुला वाला बयान सलमा की दरोगोई का शाखसाना था। इस मौके पर शाहिदा ने माँ के साथ रहने का फैसला किया था, चुनाचे कादिर ने दोनों पर लानत भेजी और अपनी गुंडागर्दी में मसरूफ़ हो गया। कुछ अर्सा पहले गुलाम कादिर को पता चला कि सलमा ने किसी रेहान नामी शख्स से शादी कर ली है और उसने अपनी बेटी शाहिदा को भी बुरी राह पर लगा लिया है। सलमा के साथ वो किसी और इलाके में रिहाइश पजीर था। बाद में इसे मजबूरन वो इलाका छोड़कर महमूदाबाद आना पड़ा था और यहाँ आकर उसने अपना नाम सफदर रख लिया था। यहाँ सब उसे सफदर के नाम से जानते थे। मैंने अपने ज़राए इस्तेमाल करके नहायत ही खुफिया तौर पर कादिर का राज जान लिया था। जब भी मैंने एक सनसनीखेज़ खेल खेलने के लिए वो एक जैसी तस्वीर वाला ड्रामा रचाया था। किस्सा मुख्तसर, कादिर ने मुख्तलिफ ज़राए से इस अमर की तस्दीक की और फिर सलमा को ब्लैकमेल करने लगा। उसने सलमा को धमकी दी थी कि अगर उसने कादिर को एक भारी रकम अदा ना की तो वो इसके शौहर को सब कुछ बता देगा। इस सिलसिले में वो 2-3 मरतबा महमूदाबाद जाकर सफदर से मिली भी थी और एक बार ताक़ुब करते हुए रेहान भी महमूदाबाद पहुंच गया था। सलमा ने शाहिदा को इस मामले से बिल्कुल बेखबर रखा हुआ था। सलमा ने 2-3 मरतबा कादिर के छोटे मोटे मुतालबात पूरे कर दिए तो वो और ज़्यादा फैलने लगा। जब उसने बहुत भारी रकम का मुतालबा किया तो सलमा के जहन में एक तीर दो शिकार वाला आइडिया चमका। उसने शाहिदा को तैयार किया और नहायत ही होशियारी के साथ रेहान को जेल भिजवाने का पक्का बंदोबस्त कर दिया। इस खेल की कामयाबी पर रेहान एक लंबे अरसे के लिए जेल चला जाता। सलमा और शाहिदा इसकी दौलत, घर और कारोबार पर काबिज हो जाती और कादिर की ब्लैकमेलिंग के लिए कोई रास्ता खुला न रहता। सलमा के शैतानी जहन ने खासा खतरनाक मंसूबा बनाया था। शोमई किस्मत के ऐसा हो न सका।
میری مداخلت اور وکالت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا تھا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا تھا۔ ریحان نے سلمیٰ چال باز کو طلاق دینے میں ذرا سی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا اور ان ماں بیٹی کو پہلی فرصت میں اپنے گھر اور اپنی زندگی سے دفعہ دور کر دیا تھا۔ ان دونوں کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہو سکتی تھی۔ بعض لوگوں کو عزت راست نہیں آتی۔ سلمیٰ اور شاہدہ کا شمار بھی انہی بعض لوگوں میں ہوتا تھا۔ اگر وہ عقل مندی سے کام لیتی تو اس معاشرے میں خوشحال اور باوقار زندگی گزار سکتی تھیں۔ اب ان کے مقدر میں ذلت، رسوائی اور جیل کی سنگلاخ دیواریں تھیں۔ دوسری جانب ریحان کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ چھوٹا سا کرائسس اس کے لیے راحت کا سامان بن گیا تھا۔ اس ہنگامہ آرائی اور مصیبت کو بلا مبالغہ جزائے سزا بھی کہا جا سکتا تھا۔